हेलो डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है इंद्रजीत सिंह और हम मिल रहे हैं हमारे अपने चैनल साउथ सिटी पीसीएमबी पर। हम कर रहे हैं क्लास 10th और 12th के सारे सब्जेक्ट्स जो बोर्ड्स में आते हैं, उनके ईयर लॉन्ग लेक्चर सीरीज, यानी सारे सब्जेक्ट्स जो आपके बोर्ड एग्जाम्स में आएंगे उनका पूरे साल का कोर्स हम कराएंगे यहाँ आपको साथ में। और उसके बाद गेस्ट पेपर्स कराएंगे, पेपर कैसे अप्रोच करना है वो सिखाएंगे, पेपर कैसे लिखना है ये सिखाएंगे, और किस तरह की लैंग्वेज पेपर में इस्तेमाल करनी है, किस तरह से आंसर राइटिंग करनी है, वो सारी टेक्निक्स आपको बताएंगे ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स फैच कर पाएँ। क्लास 10th फिजिक्स चल रही है, चैप्टर है पहला फोर्स, और फोर्स चैप्टर में आज हम टॉर्क का कॉन्सेप्ट पढ़ चुके थे। आज चर्चा होगी कॉन्सेप्ट ऑफ टॉर्क और इक्विलिब्रियम के प्रॉब्लम्स की। चलिए कहानी शुरू करते हैं। सबसे पहले टॉर्क की स्टोरी याद करते हैं कि टॉर्क था क्या। तो याद कर लो बेटा, टॉर्क क्या था। टॉर्क का फॉर्मूला था F परपेंडिकुलर इंटू R, दूसरा फॉर्मूला था F R परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर को अगर खोल दो तो वो बन जाएगा F R sin थीटा। दिमाग में क्या बात रखनी कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस से मतलब है कि फोर्स और पाइवट के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस होनी चाहिए। अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं है तो टॉर्क नहीं आएगा। एग्जांपल के तौर पे एक पतली सी रॉड ले लेते हैं, थोड़ा सा मोटा करके दिखाएंगे ताकि आपको रॉड वाली फीलिंग आए, लेकिन इसे पतला ही मानेंगे, थिकनेस को इग्नोर करेंगे। ये जो आपको बना कर दिया गया इसे पाइवट बोला गया, ये पाइवट, और इस पर इधर फोर्स लगाई गई इस तरफ ऐसे, और ये फोर्स थी F। अब आप ढूंढेंगे कि लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स कहां है। लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स का मतलब जिस दिशा में फोर्स लग रही है उधर बढ़ा दीजिए लाइन को, और एक डॉटेड लाइन, इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर दीजिए। उसके बाद पाइवट से इस लाइन ऑफ एक्शन को एक परपेंडिकुलर प्रोवाइड करिए, ड्रॉ करिए, और ये जो परपेंडिकुलर है यही हमारा R परपेंडिकुलर है। तो जो टॉर्क का फॉर्मूला आएगा वो आएगा F इंटू R परपेंडिकुलर इस तरह से, और ये घूमेगा ऐसे। तो टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है। कैसा आ रहा है? ये रॉड को एंटी क्लॉकवाइज घुमाने वाला है, तो हम कहेंगे रॉड का टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज है। ठीक है, अच्छी बात है। सवालों पर आते हैं। मान लीजिए कि एक रॉड है और ऐसे ये पाइवट है, यहां से रॉड की लंबाई 5 मीटर की है। रॉड की लंबाई 5 मीटर की, और हमने इस पर इधर फोर्स लगा रखा है, और ये 10 न्यूटन का है, और पूछा जा रहा है कि टॉर्क कितना होगा। तो बच्चे कहेंगे कि सर इस जगह पर पॉइंट है जहां पर हम फोर्स लगा रहे हैं 5 मीटर की दूरी पर, और फोर्स इंटू R इक्वल टू टॉर्क। जब ये आप कॉन्सेप्ट यूज करेंगे तो ये गलत हो जाएगा। आप एक बात हमेशा दिमाग में रखें, जहां भी फोर्स लगाई गई उससे आप एक्सटेंड करिए, और एक्सटेंड करने के बाद जो लाइन बनकर आए पाइवट से उस लाइन पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करिए। आप पाएंगे कि कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ नहीं हो पाएगा। कारण क्या है कि जहां भी फोर्स लगाई गई है उसी से आप लाइन को एक्सटेंड करते जा रहे हैं, एक्सटेंड करते जा रहे हैं, और वो पाइवट से ही पास हो जा रही है। तो कोई भी चीज जब पाइवट से पास हो गई तो यहां से परपेंडिकुलर तो कुछ दूर जाना पड़ेगा, और दूर जाने का स्कोप नहीं बचा है क्योंकि लाइन पाइवट से पास हो गई। तो आप पाएंगे कि कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ नहीं होगा, R परपेंडिकुलर 0 होगा, और R परपेंडिकुलर 0 होने की वजह से F इंटू R परपेंडिकुलर, तो टॉर्क भी कितना होगा 0, और आप पाओगे कि इस रॉड को आप घुमा नहीं पाओगे क्योंकि टॉर्क 0 आया है। तो टॉर्क 0 आने से रॉड का रोटेशनल इफेक्ट 0 हो जाएगा। हम कहेंगे रॉड नहीं घूमने वाली, जैसी है वैसी ही रहेगी। अच्छा, तो तुरंत ही एक कॉन्सेप्ट याद किया, क्या कि लाइन ऑफ एक्शन passes through पाइवट। अगर ऐसा कभी दिख जाए उसका अर्थ होगा कि टॉर्क कितना निकल के आना है 0। फोर्स अगर पाइवट से पास हो रही है तो टॉर्क को 0 होना ही है, इसमें कोई दूसरा दोहराई है ही, कोई बात है ही नहीं। तो ये दिमाग में रखना है। इसका मतलब जब भी फोर्स लग रही हो तो ये लाइन ऑफ एक्शन बनाने का कॉन्सेप्ट जिसके दिमाग में रहेगा उसका सवाल गलत नहीं होगा, अदरवाइज तो होना है। खैर आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा वेक्टर को इन्वॉल्व करते हैं। हालांकि अपने कोर्स में नहीं है वेक्टर, लेकिन फिर भी इसका थोड़ा सा फील ले जाए। देखिए बेटा, क्योंकि सेकंड चैप्टर में हम ये डील भी करेंगे। ये पाइवट है और ये मान लेते हैं कि हम 5 मीटर्स इस तरह से
रॉड हमने ये रखी। अब इस रॉड पर लगने वाली जो फोर्स है बेटा वो कुछ इस तरह की है, ऐसे कॉर्नर पे फोर्स लग रही है और फोर्स ऐसे लग रही है जैसे मैं दिखा रहा हूं, इस तरह से। ये फोर्स मान लेते हैं 10 न्यूटन की और ये एंगल मान लेते हैं बेटा 30 डिग्री का है। तो लॉजिकली अगर मैं इस फोर्स को एक्सटेंड कर दूं, एक्सटेंड करते हुए फोर्स ऐसे नजर आएगी, इसी डायरेक्शन में आगे बढ़ाया तो ये 30 डिग्री है, तो लॉजिकली ये भी 30 डिग्री। अब आपको समझ में आएगा कि हमारी फोर्स जो लग रही है 10 न्यूटन की, उस 10 न्यूटन के फोर्स का एक नेचर है कि वो आगे की तरफ रॉड को खींचे और एक नेचर है कि वो ऊपर की तरफ रॉड को धक्का दे। तो आप देखें हमारी फोर्स के दो कंपोनेंट हैं, एक यहां पर जो इसे खींचना चाहता है और एक ऊपर जो इसे इस तरह से गोल घुमाना चाहता है, धक्का मारना चाहता है। और ये जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है एक्चुअली यही इसमें रोटेशनल इफेक्ट डेवलप करेगा, जनरेट करेगा। ठीक है, तो क्या करना, तो एक छोटी सी चीज आपको बता देता हूं, वो दिमाग में रखिएगा। एक राइट एंगल ट्राइंगल आपके पास हो, राइट एंगल ट्राइंगल में ये थीटा है, ठीक, और इसको आप बोल रहे हैं हाइपोटेन्यूज h, ये बेस और ये परपेंडिकुलर। तो अगर मैं cos थीटा का इस्तेमाल करता हूं तो मैं लिखता हूं बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस की वैल्यू बन जाएगी बेटा h cos थीटा। इसी तरह अगर मैं sin थीटा का इस्तेमाल करता हूं तो मैं लिखूंगा बेटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर का फॉर्मूला क्या बनेगा बेटा h sin थीटा। परपेंडिकुलर कंपोनेंट जो होता है वो sin थीटा कंपोनेंट होता है और बेस कंपोनेंट जो है वो cos थीटा कंपोनेंट होता है। आप देखें कि इन तीनों को मिलाकर एक राइट एंगल ट्रायंगल भी बनाया जा सकता है। उस वजह से ये थीटा के साथ बेस कंपोनेंट बनेगा, ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट बनेगा। बेस कंपोनेंट जो होगा वो 10 cos 30 लिखा जाएगा और परपेंडिकुलर कंपोनेंट जो है वो 10 sin 30 लिखा जाएगा। एक बात तय होती है कि ये 10 sin 30 को अगर आप देखें तो इसे एक्सटेंड करने पर ये पाइवट से ही पास हो रहा है, तो इस कंपोनेंट की वजह से कोई टॉर्क डेवलप नहीं होगा। इसे देखें, ये आदमी 10 cos थीटा हमारे इस r के, ये रॉड की लेंथ के परपेंडिकुलर है, इस वजह से इससे टॉर्क डेवलप होगा। तो हम कहेंगे टॉर्क कितना है, तो तुम कहोगे 10 cos 30, तो वो फोर्स है जो टॉर्क डेवलप कर रही है और इनके परपेंडिकुलर मेरे रॉड की लंबाई है 5, तो आंसर आया 50 cos 30। 50 बेटा ऐसे ही रहेगा और cos 30 की वैल्यू होती है बच्चा √3/2, तो हमारे पास आंसर आ गया 25√3। सब कुछ सही है, तो आंसर न्यूटन इनटू मीटर में आ रहा है। रॉड घूम कैसे रही है, एंटी क्लॉकवाइज, और अगर आप 10th क्लास का कन्वेंशन पकड़े तो एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लेके चलते हैं, तो वी हैव गॉट पॉजिटिव टॉर्क। और देखिए मान लीजिए कि ये हॉरिजॉन्टल नहीं रखा हुआ है लेकिन ये वर्टिकल प्लेन में नीचे गिर सकता है। अभी तक चीजों को हम जमीन पर सोच रहे थे, अब ऐसे सोच रहे हैं, ये है और जैसे ही इसे छोड़ोगे ये नीचे गिर जाएगा, तो ये वर्टिकल प्लेन की बात हो गई है। रॉड हॉरिजॉन्टल रखी है वर्टिकल प्लेन में, कॉर्नर से हिंज कर दिया गया, लंबाई भैया की L है और मास इस रॉड का M है। इसमें लंबाई जो है वो दे रखी है बेटा 10 मीटर और मास जो है वो दे रखा है 5 किलोग्राम्स, और पूछ रहा है कि जब इसे रिलीज किया जाएगा, इस हॉरिजॉन्टल कंडीशन से इसे क्या कर दिया गया, रिलीज्ड, तो पूछ रहा है कि फाइंड टॉर्क। जिस कंडीशन पर रिलीज किया गया उस कंडीशन पर कितना टॉर्क काम कर रहा है, ये निकालना है। तो हमने कहा इस पे क्या काम कर रहा है, क्यों ये नीचे गिर रहा है। हमने कहा हिंज किया हुआ गिरेगा तो नहीं, घूमेगा, तो घूमा तो मतलब टॉर्क आया, ये तो कॉन्सेप्ट क्लियर है। टॉर्क किस वजह से आया, हमने कोई फोर्स लगाई क्या इस पे, नहीं, इस पे हमेशा एक फोर्स लग रही है जो है इसका वेट नीचे की तरफ काम करेगा, mg, वो mg नीचे की तरफ काम करेगा। अब तुम कहोगे mg नीचे की तरफ काम कर रहा है, उसे कोने में क्यों नहीं लिख रहे हो, इधर कोने में क्यों नहीं लिख रहे हो, तो ये चीज हो गई बेटा सेंटर ऑफ मास, मिड पॉइंट ऑफ द रॉड। हम जानते हैं कि वेट ऑफ द बॉडी जो है 9th क्लास में पढ़ के आए हैं, हमेशा सेंटर ऑफ मास पर काम करता है। वेट ऑफ द बॉडी कहां काम करता है, सेंटर ऑफ मास पे। सेंटर ऑफ मास का मतलब है कि सेंटर वाला पॉइंट, अभी आप हल्के हल्के में इतना समझे, थर्ड पार्ट में सेंटर ऑफ ग्रेविटी में डिटेल में सिखाएंगे क्या चीज होती है, लेकिन फिलहाल सेंटर ऑफ मास को
यूनिफॉर्म के केस में, यूनिफॉर्म रॉड के केस में आप मिड पॉइंट पर सोच सकते हैं। मिड पॉइंट पर सोचने का अर्थ है कि ये लंबाई L/2 है और ये लंबाई भी L/2 है। तो आपको एक फील आना चाहिए कि टॉर्क जो है इस वजह से, और लाइन ऑफ एक्शन अगर ड्रॉ करना चाहें तो लाइन ऑफ एक्शन तो ये, और आर ड्रॉ करना चाहें तो आर तो ये। तो बेसिकली वो परपेंडिकुलर ही मिल रहा है आपको। इस वजह से टॉर्क को अगर आप देखेंगे तो फोर्स की जगह आप लिख देंगे mg, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस की जगह आप लिख देंगे L/2। L नहीं लिखेंगे क्योंकि जो वेट है, जो फोर्स है, वो कोने पे नहीं बीच में काम कर रही है। इस वजह से टॉर्क की जगह mg L/2 लिख देंगे। आई होप समझ में आएगी। इंपॉर्टेंट सवाल पेपर में पूछा जाता है। अच्छा सर और देखें तो एक छोटी सी बात करते हैं। मान लीजिए आपके पास इस तरह की कोई रॉड है, आप हिंज करते हैं। यहाँ पर हिंज करने के बाद आप इस तरफ की लंबाई को L लिखते हैं और इस तरफ की लंबाई को भी L लिखते हैं। आपने क्या किया, इधर से कोई फोर्स अप्लाई करी, इस तरह से, यहां भी फोर्स अप्लाई करी इस तरह से। ये 20 न्यूटन का फोर्स है और ये 10 न्यूटन का फोर्स है, और L की जगह हम बेटा 5 मीटर ले लेते हैं। और पूछा जा रहा है फाइंड नेट टॉर्क। सर नेट टॉर्क क्या होता है? नेट टॉर्क का मतलब होता है इंडिविजुअल फोर्सेस अपना अपना टॉर्क जनरेट करेंगे। किसी बॉडी पर एक से ज्यादा फोर्सेस काम कर रहे हैं और वो सारी फोर्सेस टॉर्क जनरेट कर रही हैं, तो कुछ और नहीं करना है, उनके इंडिविजुअल टॉर्क्स को ऐड कर देना है। ऐड करने का मतलब जोड़ देना है। और जोड़ेंगे तो क्या साइन का इस्तेमाल करेंगे? जरूर करेंगे। जैसे फोर्स 10 और 10 20 होती है, 10 और 10 0 होती है। डायरेक्शन का इस्तेमाल करना है, प्लस और माइनस लेना है। सिखाया गया है आपको लास्ट लेक्चर में कि एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क पॉजिटिव और क्लॉकवाइज टॉर्क नेगेटिव होता है। तो जितने एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क आएंगे उन सबको आप प्लस साइन देकर लिखेंगे, जितने क्लॉकवाइज टॉर्क आएंगे उन सबको आप माइनस साइन देकर लिखेंगे, और साइन के साथ चीजों को ऐड कर देंगे तो टोटल टॉर्क आ जाएगा। यानी कि अगर मैं आपसे टाउ नेट, टाउ टोटल का फॉर्मूला पूछूं तो आप इंडिविजुअल फोर्सेस के जो टॉर्क हैं उन सबको लिखवाकर जोड़ देंगे और बात बन जाएगी। तो इसका अर्थ ये है कि हमें पहले इसका टॉर्क लिखना चाहिए, फिर इसका टॉर्क लिखना चाहिए। चलो इस फोर्स को F1 बोल देते हैं और इस फोर्स को F2 बोल देते हैं। तो सबसे पहले हम लोग टाउ 1 निकालते हैं। टाउ 1 में आप देखें मैंने जानबूझकर फोर्स को परपेंडिकुलर दिया है। तो बच्चा कहेगा डॉट लाइन बनाने का कॉन्सेप्ट नहीं रह गया क्या? अभी भी आपसे बनाइए, प्रैक्टिस में लाइए ताकि गलतियां ना हो। ये रहा साहब। और आपको चाहे ऊपर से परपेंडिकुलर सोचो चाहे नीचे से, ये जो लंबाई है आप इसमें भी डॉटेड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। ये R जैसे आप कह रहे हैं, है ना, R की वैल्यू L के बराबर हो गई, ये परपेंडिकुलर है। तो फोर्स के तो हमेशा परपेंडिकुलर मिल रहा है, कंपोनेंट लेने की आवश्यकता नहीं है। तो फोर्स बेटा 20 और लंबाई L। अरे सर लंबाई तो 5 मीटर है, तो 20 × 5 आंसर कितना आया? 100 न्यूटन मीटर। ये सब तो ठीक है, पर ये भी बताना जरूरी है कि हमारा टॉर्क क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि अब दूसरा टॉर्क भी और हमें जोड़ना है तो डायरेक्शन की जरूरत है। जब भी कभी पता करना हो कि किसी फोर्स का टॉर्क क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है, तो सारी फोर्सेस को भूल जाओ, सारी दुनिया भूल जाओ, पाइवट को देखो। तुमने पाइवट देखा, पाइवट के अबाउट अगर तुम यहां से ऊपर फोर्स लगाओगे तो रॉड ऐसे घूम जाएगी। ऐसे घूमने का मतलब ये रॉड ऐसे घूमने की कोशिश करेगी, और क्योंकि ये फोर्स इससे इस तरह घुमाना चाहता है और तुम्हें जो शक्ल दिखाई दे रही है वो क्लॉकवाइज घूमने की दिखाई दे रही है, यानी कि ये CW टॉर्क क्रिएट कर रहा है। अच्छा, तो टॉर्क 2 के बारे में बात करो। टॉर्क 2 में फोर्स कितनी है? 10, और वो लेंथ के परपेंडिकुलर भी ऐसे डॉट बना के दिखाने की जरूरत नहीं है। और लेंथ कितनी है? L, और तुम फिर ढूंढो L कितना दिया था? सर 5 दिया था। कितना आंसर आ रहा है? 50 न्यूटन मीटर। ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन ये बताना भी जरूरी है कि हमारा टॉर्क क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज। तो कुछ और नहीं करना, जिस फोर्स का टॉर्क निकालना है उसे देखो, बाकी सब भूल जाओ, पाइवट पे बैठो। पाइवट पे बैठो, ऊपर फोर्स लगाओ, तो क्या ये ऐसे घूमने वाला है? जवाब है हाँ, कैसे घूमने वाला है। अब ये कैसे घूमेगा वो अलग बात है, लेकिन ये दो फोर्सेस क्या चाहती हैं वो इनके टॉर्क की डायरेक्शन बताएगा। अगर कोई और फोर्स काम ना करती तो ये एंटी क्लॉकवाइज जरूर घुमाती, तो हम लिख देंगे एंटी क्लॉकवाइज।
अच्छा एक बात ध्यान रखना, एंटी क्लॉकवाइज को मैंने कहा था पॉजिटिव लेना है और क्लॉकवाइज को कहा था नेगेटिव लेना है, हालांकि ये हम बदल भी सकते हैं। अब तुम टाउ नेट वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दो। टाउ नेट का मतलब क्या था, टाउ 1 प्लस टाउ 2। आपको पता चला टाउ 1 कितना है सर 100 है, गंदी बात 100 नहीं है, -100 है, साइन के साथ लिखना है, प्लस टाउ 2 कितना है 50 है और प्लस 50, तो मेरे हिसाब से आंसर आ रहा है -50 न्यूटन मीटर। टाउ नेट का आपके पास बच्चों आंसर आ गया। आई होप टाउ नेट में प्रॉब्लम नहीं रही होगी। आप देखें जो ये माइनस साइन है ये बेसिकली क्लॉकवाइज डायरेक्शन को बता रहा है। आप माइनस को जीरो से छोटा ना समझें, वेक्टर क्वांटिटीज में जिनकी डायरेक्शंस होती हैं उनमें माइनस जो वैल्यू है उसको डिनोट नहीं करता, जीरो से छोटे को डिनोट नहीं करता, डायरेक्शन के बारे में बताता है। तो हमारा टॉर्क जो ओवरऑल आ रहा है वो क्लॉकवाइज आ रहा है, यानी कि अब मैं अगर इन स्ट्रोक्स की पर्टिकुलर बातें करने लग जाऊं तो पर्टिकुलर स्ट्रोक्स की जगह नहीं है, ओवरऑल जो हमारा टॉर्क बनेगा वो क्लॉकवाइज बनेगा, टाउ नेट। आई होप दिस हेल्प्स। बात बन गई? हाँ बात बन गई। एक बात बताओ, ऐसा भी हो सकता था कि सर बीच में इस तरह से पाइवट होता है, हम इस लंबाई को L बोलते हैं, इस लंबाई को भी L ही बोलते हैं। और ये कहते हैं कि इन पे कुछ फोर्सेस लगाई गई, जैसे यहां लगाई गई और जैसे यहां लगाई गई। अच्छा एक बात देखना वो ध्यान से, एरोस का बड़ा कीमत है आपको, क्योंकि फोर्स की डायरेक्शन जो है वो टॉर्क की डायरेक्शन को चेंज कर सकती है। तो एरो देखना फोर्स कहां लग रही है, यहाँ फोर्स नीचे लग रही है और यहाँ फोर्स ऊपर लग रही है। हम इस फोर्स को F1 बोल रहे हैं और इस फोर्स को F2 बोल रहे हैं। कुछ डेटा प्रोवाइड कर रहे हैं कि F1 की जो वैल्यू है वो 20 न्यूटन है और F2 की वैल्यू जो है वो 40 न्यूटन है। L की वैल्यू 10 मीटर है, चीजों को आसान 10 मीटर या 2 मीटर कर लो, सस्ता रहेगा 2 मीटर। और पूछा जा रहा है कि पाइवट के अबाउट कितना टॉर्क आएगा वो बताइए। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, टाउ 1 निकालेंगे। टाउ 1 का मतलब F1 इंटू R1। F1 कितना है 20 और आपको दिख रहा है कि वो परपेंडिकुलर ही दिया गया है और R1 की जगह तो हमें L लिखना चाहिए, L की वैल्यू 2 है, हम इंटू 2 कर देते हैं, आंसर बेटा 40 न्यूटन मीटर आता है। सिमिलरली बेटा टाउ 2 करते हैं, टाउ 2 में फोर्स 2 कितना है बेटा 40, मल्टीप्लाई करते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस, क्योंकि अभी भी ये परपेंडिकुलर ही दिया है तो तमाशा कोई नहीं है। L जो R होगा वो L के बराबर होगा, L की वैल्यू 2 दी हुई है, तो ये आ गया बेटा 80 न्यूटन मीटर। अब चेक करना है कि टाउ 1 क्लॉकवाइज है, टाउ 2 क्लॉकवाइज है या दोनों एंटी क्लॉकवाइज है या क्या सीन है। इस सीन को देखने के लिए तुरंत दिमाग में आएगा कि सर इसको देखो, पाइवट को देखो बाकी भूल जाओ, इसको नीचे खींचा जा रहा है, कोने से रॉड को नीचे खींचोगे तो कॉमन सेंस से नीचे झुकेगी। अरे सर ये तो एंटी क्लॉक घूमने लग गई। इसे देखो, पाइवट को देखो, इसे ऊपर धक्का मारो तो कॉमन सेंस से इसे ऐसे घुमाएगी, अरे सर ये भी एंटी क्लॉकवाइज घुमा रही है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि दोनों के दोनों फोर्सेस इसे एंटी क्लॉकवाइज घुमाना चाहते हैं, यानी कि दोनों के दोनों टॉर्क की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज ही है। अच्छा, यानी कि ये भी एंटी क्लॉकवाइज है और ये भी एंटी क्लॉकवाइज है, यानी कि ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है। यानी कि अब आंसर में मैं जब टाउ नेट लिखूंगा तो मैं लिखूंगा बेटा 40 प्लस 80, और दिमाग में रखें क्योंकि दोनों एंटी क्लॉकवाइज हैं इस वजह से दोनों पॉजिटिव हैं, मुझे साइन और डालने की जरूरत नहीं। दिस बिकम्स 120 न्यूटन मीटर, और क्योंकि टॉर्क पॉजिटिव आया है इस वजह से हम कह सकते हैं कि टोटल टॉर्क भी एंटी क्लॉकवाइज ही है। ये है तरीका एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज टॉर्क निकालने का। एक बॉडी पर एक से ज्यादा फोर्स लग रही हो तो टोटल टॉर्क निकालने का। अब बात करते हैं कि इस सवाल में टॉर्क ऐड हुए हैं, इससे पिछले वाले सवाल में टॉर्क सब्ट्रैक्ट हुए हैं। सब्ट्रैक्ट होकर टॉर्क एक दूसरे को पूरी तरह नलीफाई कर सकते हैं। अगर टॉर्क एक दूसरे को नलीफाई कर दें तो क्या होगा, नेट टॉर्क नहीं आएगा। नेट टॉर्क नहीं आएगा तो रॉड नहीं घूमेगी और हम ऐसे स्टेट को बोलेंगे रोटेशनल इक्विलिब्रियम। और क्योंकि रोटेशन का ही चैप्टर चल रहा है इसलिए सिंपली उसे इक्विलिब्रियम बोल देंगे। यहाँ से चैप्टर में कॉन्सेप्ट आएगा इक्विलिब्रियम का, हम मूव करेंगे अब इक्विलिब्रियम की तरफ। जो बच्चों देखते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम।
तो क्या है ये इक्विलिब्रियम, उसे देखना। इक्विलिब्रियम को बड़े इत्मीनान से देखो। इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट कहता है कि बॉडी का स्टेट, एक बॉडी है, उसके पास कोई ना कोई स्टेट ऑफ रेस्ट है या मोशन है, ठीक। इक्विलिब्रियम की कंडीशन कहती है कि नो चेंज इन स्टेट ऑफ रेस्ट या मोशन। इक्विलिब्रियम की कंडीशन कहती है कि रेस्ट या मोशन के स्टेट में चेंज नहीं आना चाहिए। अब चेंज लाने वाले जो कॉज हैं, अगर वो प्रेजेंट ना हो तो हम कहेंगे कि रेस्ट और मोशन के स्टेट में भी चेंज नहीं आ रहा। तो कॉज में कौन कौन है, तो सबसे पहले दो क्लासिफिकेशन बनाओ। एक बनाओ ट्रांसलेशनल मोशन और एक बनाओ रोटेशनल मोशन। आपको पता है कि ट्रांसलेशनल मोशन में फोर्स मोशन का कॉज है और रोटेशनल मोशन में मूवमेंट ऑफ फोर्स, जिसे तुम अब टॉर्क के नाम से 11th क्लास में तो टॉर्क के ही नाम से बोलोगे, मूवमेंट ऑफ फोर्स नहीं बोलोगे। हम लोग 10th में से मूवमेंट ऑफ फोर्स भी बोलेंगे। ये दो चीजें हैं। तो अगर हमारे पास ऐसा हो जाए कि नेट फोर्स 0 हो जाए तो हम ऐसा कह देंगे कि ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम आ गया। और इसी तरह अगर हम ये कह दें कि बॉडी पर लगने वाला नेट टॉर्क 0 आ गया तो ये रोटेशनल इक्विलिब्रियम हो गया। और अगर ये दोनों हो जाए, इफ above two conditions satisfy, are satisfied ऐसे लिखना चाहिए, तब जाकर बॉडी इक्विलिब्रियम में है। इक्विलिब्रियम का मतलब है कि बॉडी के स्टेट ऑफ रेस्ट या स्टेट ऑफ मोशन में कोई चेंज ना आए, किसी भी तरह का मोशन में चेंज ना आए। तो कितने तरह के मोशन होते हैं, दो तरह के, रोटेशनल और ट्रांसलेशनल। बॉडी के स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन में चेंज नहीं आ रहा, यानी चेंज लाने वाला कॉज प्रेजेंट नहीं है। ट्रांसलेशनल मोशन में चेंज लाने वाला कॉज कौन है, फोर्स। रोटेशनल मोशन में कॉज लाने वाला, चेंज लाने वाला कॉज कौन है, मूवमेंट ऑफ फोर्स या टॉर्क। तो अगर फोर्स नहीं है तो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, टॉर्क नहीं है तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम, और अगर दोनों नहीं है तो हम कहेंगे पार्टिकल ओवरऑल कंप्लीट इक्विलिब्रियम में है। हम रोटेशनल इक्विलिब्रियम से ज्यादा डील करेंगे और ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम से कम डील करेंगे। तो हमारे लिए ये जो कॉन्सेप्ट है रोटेशनल इक्विलिब्रियम वाला, इस पर बहुत फोकस रहेगा, बहुत ज्यादा फोकस रहेगा। हम इसे ध्यान से पढ़ेंगे, ठीक है मेरी बात। तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम पे आपको चाहिए कि बहुत फोकस करें कि क्या चीज इसमें बोली और बताई जा रही है, ठीक। यानी कि अगर कोई बॉडी रुकी हुई है, तुमने बहुत सारी फोर्स लगाई और टॉर्क जनरेट करने की कोशिश करी, लेकिन बॉडी घूमी नहीं, रोटेट नहीं करी, इसका मतलब जितनी फोर्सेस थी उनके जो टॉर्क्स थे वो एक दूसरे को नलीफाई कर रहे थे, और टोटल टॉर्क कितना था, 0। और हम कहेंगे बॉडी इक्विलिब्रियम में है। इक्विलिब्रियम में होने का मतलब जितनी फोर्सेस हैं उनके इंडिविजुअल टॉर्क निकालो और टॉर्क निकालकर जोड़ो तो कितना आ जाएगा, 0। और अगर आ जाएगा 0 तो बात बन जाएगी, बेड़ा पार हो जाएगा। क्या बात है, क्या ये टॉर्क है, हाँ यही टॉर्क है। अच्छा साहब, क्या करेंगे, एक रॉड बनाएंगे, इस रॉड के साथ क्या करेंगे, यहां पर इसे पाइवट करेंगे। तुम कहोगे अच्छा ये तो सर नीचे गिर जाएगी, हम पूछेंगे क्यों गिर जाएगी, तुम कहोगे कि सर मिड पॉइंट पे इसका वेट काम करेगा। तुम कहेंगे कितना है वेट, तुम कहोगे mg। फिर क्या करेंगे, यहां से इसे धागे से बांधेंगे, धागे को ऊपर दीवार से जोड़ेंगे और जोड़कर ऊपर कील गाड़ देंगे और ये धागा रुक जाएगा। अब तो तय हो गया कि हमारी रॉड गिरने वाली नहीं है क्योंकि धागे से जोड़ दिया गया। अब आप देखें कि अगर ये टोटल लंबाई L है तो ये L/2 है। कॉमन सेंस है कि यहाँ पे टेंशन डेवलप होगी। हम लोग 9th क्लास में टेंशन फ्रिक्शन सब बना कर आए हैं, एफबीडी बनानी आती है, टेंशन ऊपर।
तो आप देखिए जो टेंशन है वो उस पाइवट के हिसाब से इसे ऊपर जो घुमा रही है, और mg जो है वो इस पाइवट के हिसाब से इसे नीचे घुमा रहा है। एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज। एंड एज्यूम लो कि यहां भी बंधा और यहां भी बंधा है, तो घूमने तो नहीं वाला। घूमने नहीं वाला तो तुम्हें ये पक्का पता है कि सर पहले भी नहीं घूम रहा था और अब भी नहीं घूम रहा। इसका मतलब ये हुआ कि इक्विलिब्रियम तो है, इक्विलिब्रियम को कोई मना नहीं कर रहा, इक्विलिब्रियम है। तो वाइस वर्सा तो ट्रू होता है हमेशा, मतलब यहां तो है ही सही कि अगर नेट टॉर्क जीरो है तो इक्विलिब्रियम में रहेगा। उल्टा भी ट्रू है कि अगर इक्विलिब्रियम में है तो नेट टॉर्क जीरो होगा। यानी mg का टॉर्क mg इंटू एल बाय टू और टेंशन का टॉर्क T इंटू एल, क्योंकि पूरी दूरी लेनी पड़ेगी, बराबर होंगे। काट दीजिए, टेंशन की वैल्यू आ गई mg बाय टू। रॉड के वेट से आधा वेट पुट लगाकर भी हम इसे बैलेंस कर सकते हैं, प्रोवाइडेड हमारे पास हिंज हो। दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम और रोटेशनल इक्विलिब्रियम। स्पेशली इक्विलिब्रियम की परिभाषा मैंने समझा दी आपको। रोटेशनल इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट ये, और क्योंकि रोटेशनल इक्विलिब्रियम आपके पास दिमाग में है तो अब इसकी प्रॉब्लम्स जो हैं वही मेन आपके एग्जाम्स में पूछी जाती हैं, रिपीटेडली पूछी जाती हैं। तो अगले लेक्चर में जब हम मिलेंगे तो हम इक्विलिब्रियम, रोटेशनल इक्विलिब्रियम की प्रॉब्लम से डील करेंगे। तो चलिए आज के लेक्चर को यहाँ पर समाप्त करते हैं, रोटेशनल इक्विलिब्रियम की तरफ हम हेड करेंगे। चलिए, थैंक्स फॉर वाचिंग अगेन। साउथ सिटी पीसीएमबी को नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज कर लीजिए, क्योंकि पूरे साल का कोर्स हम यहाँ पर इन डिटेल करने वाले हैं। प्रॉब्लम्स बहुत सारी होंगी, एक दो नहीं होंगी, लाइन से प्रॉब्लम्स होंगी। जो भी किताबें आप लगा रहे हैं लगभग सारी किताबों की कॉमन प्रॉब्लम्स हम सॉल्व करेंगे। कुछ एक्सट्रीम प्रॉब्लम भी करेंगे जो पेपर में टेढ़ी मेढ़ी आ जाती है। यहाँ पढ़ेंगे तो पेपर में पूरा पूरा पढ़ाया हुआ ही आएगा, आपके नंबर्स आएंगे ही आएंगे। तो हमें फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, सारे सब्जेक्ट आपको दिए जा रहे हैं। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे इक्विलिब्रियम की प्रॉब्लम्स के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।